हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। हमारे GPTI ई लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चल रहा है चैप्टर सेकंड 12th क्लास केमिस्ट्री सॉल्यूशंस चैप्टर। हमारा ये 7th लेक्चर है। अब तक हम हेनरी लो तक पढ़ चुके हैं एज पर योर सिलेबस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरी लो के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था समझाने के लिए कि किस तरीके से हेनरी लो का क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारा NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2.4 है। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ वाटर? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। K मतलब किलो मतलब 10 की पावर 3 यानी 1000। तो ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा आपको दे देगा इस तरीके से। आपको हेनरी लो का क्वेश्चन है। कैसे पहचाना? हेनरी लो कांस्टेंट दे रखा है, तो किसका क्वेश्चन हुआ? हेनरी लो का हुआ। ठीक है, पूछ क्या रहा है? मिलीमोल्स पूछ रहा है। किसके? नाइट्रोजन के। तो मिली को मारो गोली, आप पहले मोल्स निकाल दो, उसको हम मिली में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मिली जैसे किलो आपका बताता है 10 की पावर 3, तो मिली क्या बताता है? 10 की पावर -3। दैट्स इट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि नाइट्रोजन गैस है और इसको डिसॉल्व कर रहे हो आप 1 liter ऑफ वाटर में। यानी गैस इज डिसॉल्विंग इन अ लिक्विड, वाटर इज अ लिक्विड। यानी ये तय हो गया कि गैस इन लिक्विड सिस्टम है। गैस इन लिक्विड सिस्टम होता है तो हमारा कौन सा लो वहां लगता है? हेनरी लो लगता है। लगा देते हैं। तो हमें दे भी रखा है, हमें पता है हेनरी लो P = KH। X होता है P अगर आप गैस का रखते हो, KH भी किसका रखते हैं? गैस का रखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की भी किसका रखेंगे? गैस का रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा गैस है दैट इज नाइट्रोजन, वो हमारी गैस है, तो सारा डेटा उसी का रखा जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर आप देखें तो P क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है। तो पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.987 बार। तो हमें इतना डेटा तो दे ही रखा है कि ये 0.987 बार है। KH आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का 76.48 किलो को लिख दिया 10 की पावर 3 बार। ये रहा भाई हेनरी लो कांस्टेंट। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है वो मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी आप मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। मिली हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है? बेसिकली आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है, दैट्स इट। अब उसने दिया 1 liter ऑफ वाटर, तो हमारे पास ये चीज है क्वेश्चन में, ये चीज है, ये चीज हमारे पास नहीं है। इसी से हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आएगा। P है, KH है, तो हमारा X ऑफ गैस यानी X ऑफ N2 आ जाएगा। यानी P हमारा है 0.987, KH हमारा है 76.48 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद X ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ से हम X ऑफ नाइट्रोजन तो निकाल ही सकते हैं। दैट विल बी 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10 की पावर 3। इतना तो हम लिख ही सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू और द फॉर्मूला ऑफ X ऑफ N2? X ऑफ N2 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। Why H2O? क्योंकि ये दिया हुआ है कि सोलवेंट आपका क्या है? पानी है, और उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी 0.987 डिवाइड बाय 76.48 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है 1 liter ऑफ वाटर है, और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया होगा कि अगर 1 liter ऑफ वाटर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोग्राम ऑफ वाटर यानी 1000 ग्राम। तो जब भी 1000 ग्राम आपका वाटर होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी हमें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये वैल्यू कितनी आने वाली है? 55.55 मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 1 लीटर पानी का मतलब होता है 1000 ग्राम पानी। तो यानी हमें N ऑफ N2 डिवाइड बाय N ऑफ N2 प्लस N ऑफ H2O, ये हमें पता लग चुका है, दैट इज 55.55, और ये हमारा आया था
0.987 डिवाइड बाय 76.48 इंटू 10 की पावर 3। इतना कोई भी बंदा कर सकता है आराम से, जिसे ये पता हो कि पानी अगर 1 लीटर है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स 55.55 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अजम्पशन करने वाले हैं। अजम्पशन क्यों करेंगे, आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इसका काफी बड़ा हो रहा है। ये वैल्यू 0.987 डिनोमिनेटर के सामने, ये न्यूमरेटर है आपका, डिनोमिनेटर काफी छोटा पड़ गया है। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, काफी ज्यादा बड़ा हो गया ये, तो हम यहाँ पर अजम्पशन कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको कैलकुलेट करके आप सोल्व करो, फिर n ऑफ n2 निकालो, माइनस प्लस करेंगे आप, उसमें हमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएंगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू है काफी छोटा आने वाला है, इसके दो रीजन है, या तो न्यूमरेटर आपका काफी छोटा रहा होगा या फिर डिनोमिनेटर आपका काफी बड़ा रहा होगा। तो अजम्पशन हम कब करते हैं, ओनली एंड ओनली अजम्पशन हम कर सकते हैं प्लस या माइनस में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम अजम्पशन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम अजम्पशन क्या कर देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ये इतने छोटे हैं। क्यों छोटे हैं, क्योंकि आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन भी इतना छोटा आ रहा है, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 बन जाएगा। ये इतना छोटा है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जीरो ले लिया है, जीरो नहीं लिया है, प्लस और माइनस में हमने इसको इग्नोर कर दिया है। ये वैल्यू में निकालनी है, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में आपने जिसमें मैंने एरो मारा इसको इग्नोर कर चुके हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिनोमिनेटर में आपका रह जाएगा सिर्फ 55.55। तो ये था अजम्पशन, और 10 की पावर -3 को मैंने ऊपर लिख दिया। अब हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे 55.55 को इधर ले जाइए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 10 की पावर -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली लिख सकता हूँ, बताया था। मिली मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। तो अगर हम इसको सोल्व करें, हमारा आंसर बिल्कुल रेडी आने के लिए, 55.55 को इधर ले जाइए, हमारा आंसर आ रहा है 0.7168 मिली, 10 की पावर -3 को लिख दिया मिली, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल्स या सिंपल मोल। तो हमारा आंसर आ गया आपका 0.7168 मिली मोल्स। तो अजम्पशन आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हमने अजम्पशन किया है। ठीक है, तो प्लस और माइनस में हम अजम्पशन करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में अजम्पशन नहीं करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना था, डिनोमिनेटर से मैंने उसको उड़ा दिया क्योंकि वो 55.55 के सामने काफी छोटा पड़ गया, लेकिन न्यूमरेटर से मैंने उसको नहीं उड़ाया। उसका ये मतलब है कि कोई जीरो नहीं है। ठीक है, इतने कम आ रहे हैं, इसको 55.55 में जोड़ोगे तब भी ये अप्रोक्सीमेटली 55.55 ही रहेगा, ये तो 0.0000 आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2.4। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 2.39 क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। हम जानते हैं एयर आपका बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे रखे हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में लिखा है कि ऑक्सीजन आपका 20% है, एंड नाइट्रोजन के बारे में लिखा है नाइट्रोजन आपका 79% है। तो यहाँ पर एक चीज यूज करी है बाय वॉल्यूम, बाय मास यूज नहीं किया। ठीक है, द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm। तो ये जो प्रेशर है एयर का है, तो एयर में आपका ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी और बाकी गैसेस भी हैं, तो उसका प्रेशर है 10 atm। ठीक है, एट 298 केल्विन इफ द हेनरी लो कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो KH दे दिए दोनों के, ऑक्सीजन का भी दे दिया और नाइट्रोजन का भी दे दिया। तो ऑक्सीजन का है 3.30 इंटू 10 की पावर 7 मिलीमीटर Hg, और नाइट्रोजन का है 6.51 इंटू 10 की पावर 7 मिलीमीटर Hg। तो कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, मतलब हवा में जो इनका कंपोजिशन है वो 20% और 79% है। हमें बताना है कि जब हम इनको पानी में डाल देंगे, तो पानी में जब आप डाल दोगे O2 को, जब आप पानी में डाल दोगे तो ये बन जाएगा, या नाइट्रोजन को आप पानी में डाल दोगे तो क्या ये हमारा गैस इन वाटर सिस्टम नहीं बन जाएगा, या गैस इन लिक्विड सिस्टम बन जाएगा। इसीलिए तो हेनरी लॉ दिया है। तो हेनरी लॉ हम जानते हैं कि अगर आप प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं तो हम लिखेंगे KH ऑफ ऑक्सीजन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो कंपोजिशन कुछ नहीं होता, कंपोजिशन होता है भाई जो चीज आप निकाल सको इसमें। तो प्रेशर हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्रेशर ऑफ एयर है। यहाँ पर 10 atm मत रख देना, उसने कहीं भी नहीं लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका 10 atm।
प्रेशर ऑफ एयर लिखा है वो, जो एयर आपका मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है। तो कंपोजिशन इस क्वेश्चन में याद कर लो या थोड़ा सा ध्यान रखो कि कंपोजिशन मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को कहते हैं कंपोजिशन, या बोले तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा सही रहेगा वर्ड। सोल्यूबिलिटी आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में, कब, जब ऑक्सीजन को पानी में डाल दिया और नाइट्रोजन को भी पानी में डाल दिया, तो हेनरी लॉ लगने वाला है। तो हमें KH तो पता है, हमें KH तो पता है, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का दोनों का KH पता है, लेकिन हमें पार्शियल प्रेशर इनके नहीं पता है। तो ये जो प्रेशर ऑफ एयर दे रखा है इसको मैं P टोटल बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बाकी अदर गैसेस भी हैं। तो ये 10 atm दे रखा है। अब हमें अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है ऑक्सीजन का, तो यूजिंग डेल्टन्स लॉ, मैंने आपको बताया था कि डेल्टन्स लॉ भी लगवा सकता है वो इसमें, यूजिंग डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा इसका मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज है, और यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो इन एक्वस फेज है। क्यों, क्योंकि उसको पानी में डाल दिया गया, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डैश लिख देता हूँ, है ना, डैश डैश ज्यादा सही रहेगा, इनटू में P टोटल, दिस इज डेल्टन्स लॉ, P इज इक्वल टू XA इंटू P टोटल, पढ़ा होगा आपने डेल्टन्स लॉ। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा वो हम यहाँ रखेंगे। अब वो कितना आएगा, अब क्या हमें मोल फ्रैक्शन इन एक्वस फेज पता है, या बोले तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पता है, एक्वस फेज तो निकालना है, वेपर फेज हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि ये 20% है और 79% है। तो बाय वॉल्यूम ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज दी होती है वही आपका मोल फ्रैक्शन होता है इन वेपर फेज। ये जो आपको दे रखा है डेटा, ये एयर का ही कंटेंट दे रखा है, तो ये जो आपका कंटेंट है 20% और 79%, तो X ऑफ O2 यानी 20%, इसको मैं लिख सकता हूं 0.2, यही मेरा X ऑफ O2 है, या बोले तो X डैश O2 है, ठीक है। तो याद करो, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है इन वेपर फेज, अगर गैस का दे रखा है तो वो बराबर होता है वॉल्यूम परसेंटेज के, ठीक है। इसको आप याद कर लो अभी के लिए। तो बाय वॉल्यूम हमें अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिलने वाला है, X डैश ऑफ O2 कितना है 0.2, और P टोटल कितना है 10 atm। तो ये मेरे ख्याल में आएगा आपका 2 atm, यानी ये जो इक्वेशन थी इसमें अब आपका X ऑफ O2 आ जाएगा नाम से, P ऑफ O2 हमें मिल चुका है 2 atm, लेकिन जो KH ऑफ O2 है आपका वो दे रखा है मिलीमीटर Hg में, तो आपको atm को चेंज करना पड़ेगा मिलीमीटर Hg में। कैसे चेंज करेंगे, पहले इसको बार बनाएंगे 1.013, बार से मिलीमीटर Hg में जाएंगे 760 मिलीमीटर Hg, अब ये बन गया। अब मिलीमीटर Hg आपका कट जाएगा। KH ऑफ O2, KH कितना था 3.30 इंटू 10 की पावर 7 इंटू में X ऑफ O2, दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग फॉर यू। क्या वो पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में, X ऑफ O2 कंपोजिशन या सोल्यूबिलिटी। ये सोल्यूबिलिटी नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है। ये सोल्यूबिलिटी आपका कब, जब ऑक्सीजन को पानी में डाला गया। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा X ऑफ O2। अब मैं आपको, अगर ये समझ आया तो X ऑफ N2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कैसे करेंगे, प्रेशर ऑफ N2 निकाल लेंगे, X डैश ऑफ N2 इंटू में P टोटल में दे रखा है 10 atm, एंड व्हाट विल बी द X डैश N2 79% है, तो इसी को लिख दिया 0.79। तो यहां से पार्शियल प्रेशर आ गया आपका 7.9 atm। आगे आप हेनरी लॉ लगाइए, ये था X डैश N2 7.9 मल्टीप्लाई करके आया, आपको X ऑफ N2 निकालना है यूजिंग हेनरी लॉ, ठीक है। तो ये अगर ये समझ आया आपको ऑक्सीजन के केस में, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा एक बार रिपीट कीजिए, एक एक चीज को ध्यान से सुनिए और फिर इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिए। यहाँ पर डेल्टन्स लॉ आपका यूज कराया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा हेनरी लॉ के कुछ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के बढ़िया क्वेश्चंस। बाकी आप सारे क्वेश्चंस हेनरी लॉ के आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो अब हम सोल्यूट को भी लिक्विड रख रहे हैं और सोलवेंट को भी लिक्विड रख रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया था सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ भी आपने देखा क्वेश्चंस करे, एंड हमारा ये है लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम, सोल्यूट भी लिक्विड और सोलवेंट भी लिक्विड। तो यहाँ पर जो हम वेपर प्रेशर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वोलेटाइल लिक्विड का, वोलेटाइल लिक्विड्स का, ठीक है। तो वोलेटाइल लिक्विड या वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, द लिक्विड्स
विच कैन बॉयल, जो उबल सके, विच कैन बी बॉइल्ड, जिनको आप उबाल सको। अब आप किन लिक्विड्स को उबाल सकते हो? आप कहोगे कोई भी लिक्विड है उसे उबाल देते हैं, उबल जाएगा, वेपर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। यूरिया जो होता है वो भी लिक्विड होता है, यूरिया जो है वो भी लिक्विड है, लेकिन वो आपका वेपर नहीं बन सकता। ठीक है, जिसको लगता है कि वो वेपर बन सकता है तो वो गलत है, वो वेपर नहीं बन सकता। विच कैन बी बॉइल्ड एंड हैव, ये इंपॉर्टेंट है, पार्शियल वेपर प्रेशर। ये मतलब होता है आपका वोलेटाइल लिक्विड्स का, मतलब उसका जो प्रेशर है वो नॉन जीरो होगा, और ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, कोई भी चीज प्रेशर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। टेम्परेचर हो सकता है लेकिन प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता। टेम्परेचर भी सेल्सियस में नेगेटिव होता है, केल्विन में नेगेटिव नहीं पहुंचता है। ठीक है, इतना छोटा वैल्यू नहीं होता है। तो वोलेटाइल लिक्विड्स का ये मतलब था। इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना आपका राउल्ट्स लॉ, ये हमारा इसमें मेन टॉपिक है, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? मान लो आपके पास दो लिक्विड हैं ए और बी, आप किसी को भी सोल्यूट मान लो, किसी को भी सोलवेंट मान लो। लेट सपोज ए को हम सोलवेंट मान रहे हैं और बी को हम सोल्यूट मान रहे हैं। दोनों लिक्विड हैं और दोनों के दोनों कैसे लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड मैंने बताया जिसका कुछ वेपर प्रेशर हो, जीरो से बड़ा हो। तो अगर इनको आप डिसोल्व करते हो, ए प्लस बी करते हो, तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट आपका बन जाएगा सोल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ये राउल्ट्स लॉ बताता है, यही हमारा टॉपिक है। तो राउल्ट्स ने कहा था भाई कि जो पी ए होगा, प्रेशर ऑफ ए होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी जो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन एक्वस फेज। और ये हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन जो होते हैं टोटल, उनको अगर आप सम कर दो तो 1 निकलता है। तो यहां से हेनरी लॉ की तरह ये, जब आप इसको हटाओगे तो हम यहां लिखते हैं पी नोट ए, और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी इसको हटाओगे साइन को, तो हमारा जो कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर लगेगा पी नोट बी। अब ये क्या है मैं लिख देता हूं। पी ए क्या है आपका? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, और बी पी बी क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पी नोट ए, ये बड़ी अच्छी बात है कि, अच्छी बात क्या मतलब, ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है कि आपको पता होना चाहिए कि पी नोट ए क्या होता है। तो ये भी पार्शियल वेपर प्रेशर ही है, बट यहां पर कंडीशन ये है कि ये आपका एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर होगा, या फिर ये आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, अगर इसको प्रॉपरली हम लिखें, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जिसको हम ए बोल रहे हैं अभी, वो होगा। सिमिलरली पीबी क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, या सिंपल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पी नोट बी क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, या सिंपल बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, और एट अ फिक्स टेम्परेचर। ये आपको ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चन में। और एक्स ए तो आप जानते हो यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन एक्वस फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख रहा हूं मैं सिर्फ, तो मोल फ्रैक्शन का तो फॉर्मूला आप जानते हो। एक्स ए क्या होता है भाई? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। तो अगर वो पूछ ले भाई राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? द वेपर प्रेशर ऑफ each component is directly proportional to its mole fraction in aqueous phase। सिंपल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट उतार दिया आपने शब्दों में। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। तो हमसे पूछा जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन था आपका ए प्लस बी, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो पी ए था आपका पी नोट ए एक्स ए, और पी बी क्या था आपका? पी नोट बी एक्स बी। सॉल्यूशन लिख देगा, इसको टोटल लिख देगा, या मिक्सचर लिख देगा, तीनों में से कोई भी वर्ड हो आपका, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये है आपका राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, अभी इनको ढूंढना बताएंगे कि पी नोट ए
कैसे आप ढूंढोगे, पी नोट बी कैसे आप ढूंढोगे। ठीक है, अब आते हैं हम इसके ग्राफ पे आते हैं। ये दो ग्राफ का संवर्जन है। ठीक है, आसान है। इस पॉइंट पे यहाँ इसमें मैं पी ए ले रहा हूं और इसमें मैं पी बी ले रहा हूं। तो पी ए हमने पढ़ा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, या बोले तो पी नोट ए एक्स ए, और पी बी हमने पढ़ा पी नोट बी एक्स बी। तो हम जानते हैं, अगर आपने हेनरी लो थोड़ा बहुत वही पढ़ा है, उसके ग्राफ वगैरह देखे, एक ही ग्राफ था, तो जो इस तरह की इक्वेशंस होती हैं y इज इक्वल टू एम एक्स बन रहा है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को m लिख लो, k लिख लो, और x एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन को रखने वाले। तो इस पॉइंट पे xa को हम 1 कर देंगे तो xb कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि xa प्लस xb हमेशा कितना होता है आपका 1 होता है। एक को 1 कर दिया तो दूसरा 0 हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगा आपका। ठीक है, p इज इक्वल टू p नोट ए बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक टच कर देगा, इसका जो स्लोप होगा वो पी नोट ए होगा। पी बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स बी को 1 लिखेंगे ताकि वो बन जाए पी बी इक्वल टू पी नोट बी। तो एक्स ए कितना हो जाएगा 0। ये भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन इसका एक मिरर इमेज की तरह है। तो ये जो पॉइंट होगा आपका होगा पी नोट ए, और ये जो पॉइंट होगा आपका पी नोट बी। इनको अगर हम मिला दें तो आप देख सकते हो बन रहा है पी नोट ए एक्स ए, और ये लाइन बन रही है पी नोट बी एक्स बी। तो हमारा जो पी टोटल यहां से बना वो बनेगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ये है ग्राफ आपका राउल्स लॉ का। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दो ग्राफ को हमने सबमर्ज कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अभी अभी हेनरी लॉ के क्वेश्चन में मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज जो था आपका इससे रिलेटेड कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर ए निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू पी टोटल हम कर दें। ये गैसेस स्टेट में ऑलरेडी थे, ये ऑलरेडी गैसेस स्टेट में थे। अभी जो आपने पढ़ा उसमें आप सोल्यूट भी लिक्विड था और सोलवेंट भी लिक्विड था, इनको जलाया जाएगा, उसके बाद ये वेपर बनेंगे। फिर यूजिंग राउल्स लॉ क्या हम जब ये वेपर बन जाएंगे, यूजिंग राउल्स लॉ क्या हम निकाल सकते हैं इनका मोल फ्रैक्शन जब ये गैस बन जाएंगे दोनों लिक्विड? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। YA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, ये इसका फॉर्मूला होता है PA अपॉन P टोटल। जस्ट यही है, यही है, और नोटेशन चेंज कर दी इसकी। तो PA क्या लिखा था भाई हमने? PA अगर आप ध्यान दे तो PA था हमारा P नोट ए एक्स ए। PA हमारा ये चीज था P नोट ए एक्स ए, एंड दिस इज PB। तो ये था हमारा PA और ये हमारा PB हो गया। तो PA को लिख देंगे P नोट ए एक्स ए अपॉन P टोटल, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ YB? ये हो जाएगा PB अपॉन P टोटल। फॉर्मूले का खेल है यार, सिर्फ कुछ भी नहीं है। तो हो जाएगा P नोट B इंटू XB अपॉन P टोटल, एंड YA प्लस YB ये भी आपका 1 ही होता है। यानी आप सिर्फ एक कैलकुलेशन कर दो, ये आप कर दो, दूसरे को निकालने के लिए पहले को 1 में से माइनस कर दो। जस्ट लाइक XB निकालने के लिए आप XA को 1 में से माइनस कर देते थे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं भाई, ये फॉर्मूले याद कर लो कि P टोटल होता है P नोट XA प्लस P नोट B XB, ये पहला फॉर्मूला। XA प्लस XB 1 होता है, ये तो भाई सदियों से आप पढ़ते आ रहे हैं, इतना टाइम हो गया। एंड सेकंड फॉर्मूला है आपका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो Y इज इक्वल टू PA अपॉन P टोटल। PA क्या होता है? P नोट XA अपॉन P टोटल। तो बस यही था आपका राउल्स लॉ। अब हम करते हैं क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे आपको ये पहचानने में आसानी हो जाएगी कि P नोट ए और P नोट बी को हम कैसे पहचानते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, एक कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म दिया। देखो क्वेश्चन करते कैसे हैं सॉल्यूशन का। क्लोरोफॉर्म दिया एंड डाइक्लोरोमीथेन, दो कंपोनेंट दे दिए। अब इसमें से एक सोल्यूट होगा और एक सोलवेंट होगा। जनरली हम ऐसा कर लेते हैं कि जिसका वजन ज्यादा है उसको हम सोलवेंट मान लेते हैं और जिसका वजन कम है हम उसे सोल्यूट मान लेते हैं। और वाटर के केस में वाटर हमेशा हमारा सोलवेंट होता है। तो यहाँ पर आप किसी को भी सोल्यूट और सोलवेंट मान लो, राउल्स लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता। राउल्स लॉ में दो कंपोनेंट आपको दे रखे हैं, दोनों का प्रेशर भी दे रखा होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। इसको A मान लो आप और इसको B मान लो, क्योंकि बार बार हम ये लिखने नहीं वाले। ये लिखना पड़ेगा आपको पेपर में, लेट A इज इक्वल टू क्लोरोफॉर्म एंड B इज इक्वल टू डाइक्लोरोमीथेन। उनके प्रेशर दे रखे हैं 200 मिलीमीटर Hg एंड 415 मिलीमीटर Hg रिस्पेक्टिवली।
एट 298 केल्विन। ठीक है, आगे देखिए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन prepared by mixing 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 at 298 केल्विन। और सेकंड पार्ट है, निकालना है मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन दिखने में टफ है, लेकिन मेरी अगर आप बात माने तो ये कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्लोरोफॉर्म को ए मान लिया, डाइक्लोरोमीथेन को आपने बी मान लिया, तो आप देख सकते हैं इनके प्रेशर लिखे हुए हैं और एक टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है। तो मैंने आपका पी नोट ए क्या बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, या तो प्योर वर्ड लिख दे या फिर वो टेम्परेचर मेंशन कर दे। 90% आपका पी नोट ए यही होता है, या तो टेम्परेचर मेंशन कर दे या एक वर्ड मेंशन कर दे प्योर, बस। तो यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया आपका टेम्परेचर। तो हमारा पी नोट ए क्लोरोफॉर्म का प्रेशर जो दे रखा है वो 200 मिलीमीटर Hg दे रखा है। क्यों हमने पी नोट ए लिखा है, क्यों हमने पी ए नहीं लिखा, क्योंकि टेम्परेचर उसने मेंशन कर दिया है कि इस टेम्परेचर पे इतना है। एंड व्हाट इज पी नोट बी, 415 मिलीमीटर Hg। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो हमें इनके मासेस दिए हुए हैं, WA हमें दिया है, क्लोरोफॉर्म का हमें मास दिया हुआ है कितना, 25.5 ग्राम, और डाइक्लोरोमीथेन का दे रखा है 40 ग्राम, और इनके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। तो हम इनके मोलर मास भी निकाल लेते हैं। इसका होगा 12, 1 और 35.5 इंटू 3। ये आपको दे रखा होगा एग्जाम में, इस चीज की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यार 119.5 ग्राम मोल इनवर्स, और इसका डाइक्लोरोमीथेन का आएगा 85 ग्राम मोल इनवर्स। अगर हमारे पास इनके गिवन मास और मोलर मास हैं तो हमारे पास इनके नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, गिवन मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएंगे, 0.213 मोल्स आ रहे हैं, और N भी होगा गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, यानी 40/85। तो 40/85 अगर हम करें 0.470 मोल हमारा ये बन जाएगा। तो हम यहां से अब इतना तो करना ही है, हमसे पूछा गया था वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारा फॉर्मूला था राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि पी नोट ए और पी नोट बी हमें मिल गया तो यही फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। ये हम ढूंढ चुके, ये हम ढूंढ चुके, तो हमारा काम क्या है, एक्स ए और एक्स बी ढूंढना। तो निकाल देते हैं। तो एक्स ए होगा आपका Na प्लस NB, वैल्यूज रखनी है सिर्फ आपको। तो हो जाएगा 0.213 डिवाइड बाय 0.213 प्लस 0.470। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगा आपका 0.213 डिवाइड में 0.683। तो इसको सोल्व जैसे हम करेंगे हमारा एक्स से आने के लिए तैयार है। एक एक चीज आपको लिखनी है। 0.311, तो यहां से एक्स से आ गया तो एक्स भी आ जाएगा, इसको 1 में से आप माइनस कर दो। 0.689, ये एक्स बी आ गया और ये एक्स ए हमने निकाल लिया था। बस अब जैसे हम इसमें पुट कर देंगे, आपका पी नोट ए है 200 और पी नोट बी है आपका 415, तो हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी आ जाएगा। पी नोट ए कितना था 200 इंटू में 0.311, और ये था हमारा 415 इंटू 0.689। अच्छा, तो ये जो कंप्लीट आएगा ना, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा पी ए, और ये कंप्लीट आएगा, ये आएगा पीबी। एक चीज इसमें नोटिस करिए, जो दोनों की यूनिट है वो सेम है, तो हमें कन्वर्जन नहीं करना। और क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वही यूनिट बनेगी जो पी नोट ए और पी नोट बी की आप रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में मिलीमीटर एचजी है, तो मिलीमीटर एचजी आपकी पी सॉल्यूशन की यूनिट आएगी। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 200 इंटू
311 आपका आएगा 62.2, ये हमारा आ गया मिलीमीटर, ये पीए आ गया, प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ ए, और यू कैन से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और ये पी नोट पी बी हमारा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 285.935। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, आप बिना कैलकुलेटर के करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। 285.935 मिलीमीटर Hg। तो हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल रेडी है, 285.935, ये आ गया हमारा 321.135 हमारा, ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर, मिलीमीटर Hg। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन था कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार, ये होगा आपका YA PA अपॉन P टोटल। PA मैंने निकाल दिया था 62.2, ये रहा भाई PA, ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद आया। P टोटल कितना आया 321.135 मिलीमीटर Hg, ये भी मिलीमीटर Hg। ऊपर भी प्रेशर है नीचे भी प्रेशर है, तो प्रेशर से प्रेशर की यूनिट कट जाएगी, और आपका ये बन रहा है 0.193, या सिंपल यू कैन राइट 0.19 ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, तो y भी क्या होगा 1 माइनस YA, यू कैन राइट 1 माइनस 0.193। तो आप इसको माइनस कर लो, आपका ये दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। 0.807 को यूनिट नहीं होगी इसकी। तो ये था हमारा राउल्स लॉ का एक एग्जाम्पल। अब आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसके ढूंढ के, एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन करिए राउल्स लॉ के, एंड यू विल सी आप बिल्कुल आराम से आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा आप वीडियो को देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। एक बार अगर आपने पी नोट ए पी नोट भी ढूंढ लिया, फिर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपसे कंपोजिशन पूछता है, किसी भी क्वेश्चन में आपसे कंपोजिशन पूछे, तो कंपोजिशन का मतलब वहां पर मोल फ्रैक्शन होगा 90%। एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको, उसमें आपसे कंपोजिशन पूछा होगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।